Hello viewers, welcome in this video. In this video, we will see the topic nomination of candidates. हम लोग ये देखेंगे कि कैंडिडेट जो नॉमिनेट होते हैं इलेक्शन में उनको कैसे नॉमिनेट किया जाता है. तो लेट बी स्टार्ट. बिफोर स्टार्टिंग यू मस्ट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक्स फॉर दैट. नाउ आप लोग को पता है कि बी नोटेड, हम लोगों ने ज़्यादातर ध्यान दिया है कि इलेक्शन में, डेमोक्रेटिक इलेक्शन में जो है रियल चॉइस होना ही चाहिए. अगर रियल चॉइस नहीं होता है तो फिर इलेक्शन का कोई मतलब नहीं बनता है. तो अगर मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि रियल चॉइस हो, तो रियल चॉइस कैसे होगा? तो ये तभी हो सकता है जब इलेक्शन में जो है किसी को भी इलेक्शन में खड़े होने से ना रोका जाए, किसी भी तरह का इलेक्शन में के कॉन्टेस्ट में रिस्ट्रिक्शन ना लगे, हर कोई इसमें खड़ा हो सके. और यही वो सिस्टम है जो कि प्रोवाइड किया गया है थ्रू आवर कॉन्स्टिट्यूशन. एनीवन, ऐसा कोई भी जो कैंडिडेट चाहता है कि वो इलेक्शन में खड़ा हो, या जो भी वोटर चाहता है कि इलेक्शन में खड़ा हो, वो इलेक्शन में खड़े हो सकता है. बस अंतर इतना है कि जो वोटर्स होते हैं उनका जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स है, जबकि इलेक्शन में खड़े होने के लिए किसी भी कैंडिडेट को कम से कम 25 ईयर्स का होना चाहिए. यही बेसिक डिफरेंस है. अदरवाइज कोई भी वोटर इलेक्शन में एज ए कैंडिडेट खड़ा हो सकता है. इसी तरह से कुछ दूसरे रिस्ट्रिक्शन जो लगाए गए हैं वो कुछ क्रिमिनल्स पे लगाया गया है, लेकिन ये ज़्यादातर बहुत तभी अप्लाई होता है जब कोई एक्सट्रीम केसेस हो. पॉलिटिकल पार्टी जिस भी कैंडिडेट को अपनी तरफ से नॉमिनेट करती है उसको अपना पार्टी का सिंबल और सपोर्ट प्रोवाइड करती है. इसको कहा जाता है पार्टी का टिकट देना. मतलब पार्टी अपनी तरफ से जो नॉमिनेशन करती है, जो जिन लोगों को खड़े करती है, उसको बोला जाता है पार्टी टिकट. मतलब किसी कैंडिडेट को अगर किसी पार्टी का सपोर्ट हासिल है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास पार्टी की टिकट है. एवरी पर्सन हु विशेस टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन हैज टू फिल. जो कोई भी इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है उसको जो है एक फॉर्म भरना होता है इलेक्शन में खड़े होने के लिए, जिसको नॉमिनेशन फॉर्म कहा जाता है. और साथ में कुछ जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होता है. ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है समय के साथ चेंज होता आया है, लेकिन ये बहुत बड़ी राशि नहीं होती है. ये जो है एक मिनिमम बोल सकते हैं क्वांटिटी होता है. रिसेंटली अभी फिलहाल के सिस्टम में एक नया जो है ऐड किया है डिक्लेरेशन. अभी क्या किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे हर कैंडिडेट को एक डिक्लेरेशन जारी करना होता है या जमा करना होता. और क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन उस कैंडिडेट के बारे में जो है इस डिटेल को किसी से भी शेयर कर सकता है, मतलब पब्लिश किया जा सकता है. तो कौन कौन से डिटेल भरने बहुत ज़रूरी होते हैं, वो सबसे पहला ये होता है कि कैंडिडेट के अगेंस्ट अगर कोई सीरियस क्रिमिनल केस पेंडिंग चल रहा है तो उसकी वो जानकारी दे. उसके बाद उसके पास जितने एसेट है, पहले से अब तक जितने एसेट है, कितना पैसा है, कितना घर है, कितना जो है उसके पास प्रॉपर्टी, उसके बारे में बताना होता है. साथ में ये बताना होता है कि उसके पास कितनी लायबिलिटीज़ है, मतलब उसके पास कितने जो है डेप्ट है या उन्होंने कहीं से कोई लोन ले रखा है. और साथ में जो उनके सबसे करीबी जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उसको भी के बारे में भी बताना होता है कि उन लोगों के पास कितनी प्रॉपर्टी है. साथ में ये बताना होता है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उस कैंडिडेट का कितना है. इस इंफॉर्मेशन को पब्लिक में जो है दे दिया जाता है ताकि इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वोटर्स ये डिसाइड कर सके कि उन्हें किसे वोट करना है. नाउ अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हर कैंडिडेट का क्या होना चाहिए. तो अब तक कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिक्स नहीं किया गया है, जैसा कि किसी भी दूसरे जॉब वगैरह में होता है. बट किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं फिक्स किया गया है. तो क्या रीज़न है, क्या आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं इसके पीछे? तो सबसे पहला ये है कि हर सेक्टर में
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि एक एग्जांपल दिया जा रहा है, जैसा हमारी इंडियन क्रिकेट टीम है। इंडियन क्रिकेट टीम में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से ज़्यादा जो है इस एबिलिटी पे ध्यान दिया जाता है कि उसे क्रिकेट खेलना आता है या नहीं। सो इसी बेसिस पे ये माना जाता है कि जो एमएलएज होते हैं और जो एमपीज होते हैं उनके अंडरस्टैंडिंग, पब्लिक प्रॉब्लम्स के अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। मतलब उनको जो है लोगों के प्रॉब्लम समझ में आते हैं या नहीं, क्या वो लोगों के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं। और इस बात को जो है उन लाखों वोटर्स पे छोड़ दिया जाता है कि वो खुद ये चेक करे कि उनको कैसा जो है कैंडिडेट चाहिए, पढ़ा लिखा चाहिए नहीं चाहिए। तो इनका भी एग्जामिनेशन, मतलब कैंडिडेट का एग्जामिनेशन हर 5 साल पे होता है। इवन इफ अगर मान लीजिए कि एजुकेशन रिलेवेंट है भी, मान लीजिए कोई आर्गुमेंट करते हैं कि नहीं एजुकेशन तो होना ही चाहिए, एजुकेशन को पब्लिक के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को कितना वैल्यू देते हैं। एक और इसमें आर्गुमेंट दिया जाता है कि अगर मान लीजिए कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को एक बना दिया जाए रीजन, तो ये डेमोक्रेटिक स्पिरिट के अगेंस्ट चला जाता है। मान लीजिए कि इलेक्शन में खड़े होने के लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन हम लोग बीए, बीकॉम या बीएससी डालते हैं, तो ये अगर कंपलसरी बना दिया जाता है तो हमारे कंट्री में 90% से ज़्यादा ऐसे सिटीजन्स होंगे जो इस बेसिस पे इलेक्शन, वो क्या चाहते हैं। अगर वो ये चाहते हैं कि उनका जो है कैंडिडेट पढ़ा लिखा हो, उनका जो कैंडिडेट है वो पढ़ा लिखा हो, तो वो डिसाइड कर लेंगे। तो इससे जो है डेमोक्रेसी के स्पिरिट को भी कंटिन्यू किया जा सकता है और जो है एजुकेशन का मैटर भी सॉल्व होगा। यह है इलेक्टोरल ऑफ मिजोरम। इसमें फुल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इलेक्टोरल रोल में, किस एरिया का है, कौन सा पोस्ट ऑफिस है, ब्लॉक, पुलिस स्टेशन, सब कुछ पिन कोड के साथ पूरा रिवीजन होता है। आप यहाँ देख सकते हैं पोलिंग स्टेशन डिटेल है, कहाँ जो है किस जगह पे जा करके जो है वोट डालना है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ये पूरा का पूरा उस एरिया का डिटेल दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है कि मतलब जो उस एरिया में कितने लोग हैं और कौन कौन वहाँ पर वोट डालने जा सकते हैं। नाउ हियर आर सम प्रैक्टिस क्वेश्चन, देख सकते हैं यहाँ पर है प्रिंसिपल्स, यहाँ पे फीचर्स ऑफ इलेक्शन सिस्टम है, इसमें से इसे हमें मैच करना है। तो यहाँ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिगर सेक्शन, ओपन पॉलिटिकल कंपटीशन, यहाँ है वन वोट वन वैल्यू। तो हमें मिलाना है कि कौन किसके साथ जाएगा। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है जो मतलब कि जितने भी 18 ईयर्स से ऊपर हैं सबको राइट टू वोट मिलना चाहिए। हियर आप इसके साथ मैच कर सकते हैं। उसके बाद है रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिगर सेक्शन, बिगर सेक्शन को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए क्या किया गया, तो देख सकते हैं यहाँ पर रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर द एससीज एंड एसटीज है। उसके बाद ओपन पॉलिटिकल कंपटीशन, तो ओपन पॉलिटिकल कंपटीशन का क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब ये है कि एनीवन कैन फॉर्म ए पार्टी और कॉन्टेस्ट इलेक्शन, सारे लोग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और वन वोट वन वैल्यू मीन्स ईच कंस्टिट्यूएंसी हैज रफली द सेम पॉपुलेशन। तो इस तरह से इसको मैच किया जा सकता है। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट टॉपिक। And now thank you for watching this video. Must subscribe this channel. Now thanks.